हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइनर पेपर का यानी डीएससी का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस सब्जेक्ट में आपकी कितनी टोटल यूनिट्स हैं और कौन कौन से चैप्टर को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर इस चैप्टर के सिलेबस की बात करें तो टोटल इसके अंदर आपकी टोटल 3 यूनिट्स दी गई हैं, जिसके अंदर अलग अलग आपको चैप्टर दिए गए हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी, वो यूनिट नंबर 1 पे रहने वाली है, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करने वाले हैं। यानी यूनिट नंबर 1 को पूरा आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च जो होती है, यानी शैक्षिक शोध जो होता है वो क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल रिसर्च की यानी शैक्षिक शोध की, तो ये क्या होता है। जो भी आपकी रिसर्च होती है ना, सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। जो भी आपकी रिसर्च होती है वो इसलिए की जाती है ताकि जो भी हमारी समस्या है, जो भी समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए, जानने के लिए हम जो रिसर्च जो होती है आपकी बेसिक रिसर्च वो की जाती है। यानी कोई भी काफ़ी लंबे समय तक कोई समस्या बनी हुई है, ठीक है, हमें उसका कारण जानना है या हम उसको किस तरीके से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी होती है, तभी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च जो होती है ना आपकी, वो एक स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ये नहीं कि अगर किसी भी समस्या के अंदर हमें किसी भी प्रॉब्लम के अंदर या हम कोई भी हमारी समस्या है, अगर हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्ट रिसर्च करने के लिए बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च जो होती है आपकी वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। सबसे पहले हम अपना जो समस्या होती है उसकी पहचान करते हैं, उसके कारण जानते हैं, उसके बाद उसका फिर सही समाधान ढूंढते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें रिसर्च की, शोध की, शिक्षा के अंदर जो आपकी रिसर्च है उसका मीनिंग क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है, एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो क्या होती है। देखो, रिसर्च मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसके पीछे के कारण जानते हैं, तो हम उस समस्या को एकदम डिटेल में उसका एनालाइज करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, जानते हैं, उस समस्या को गहराई से समझते हैं, ठीक है। तो वो आपकी रिसर्च होती है। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशनल रिसर्च की, तो एजुकेशनल रिसर्च आपकी वो होती है जब शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या आपको देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं एक टीचर एजुकेशनल रिसर्च तब करता है जब उसे लगता है कि जो उसके स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में धीरे धीरे पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो टीचर को पता करने के लिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ऐसे इफेक्टिव मेथड्स हैं टीचिंग के जिसका हमें यूज करके अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। या फिर हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर कहाँ पे क्या कमी आ रही है, या फिर उनके जो घर का जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है उनके आसपास का, वो क्या है, किसकी वजह से ऐसी कौन सी समस्या हो रही है जिसकी वजह से जो एक स्टूडेंट का जो है ध्यान जो है, फोकस जो है वो स्टडी के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा के अंदर जो आपकी जितनी भी रिसर्च होती है, एजुकेशनल रिसर्च जो होती है, वो आपकी इसीलिए की जाती है कि जो आपकी जो शिक्षा की जो क्वालिटी है, ठीक है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसके अंदर सुधार लाया जाए, उसे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी जाए, बेहतर बनाया जाए, पहले से जो भी समस्या आ रही है उसे आसानी से हल करा जाए। तो इसलिए आपकी जो एजुकेशनल रिसर्च होती है वो की जाती है समय समय पर। जैसे यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, टीचर इसलिए रिसर्च करता है ताकि उसे पता चल सके कि जो उसके टीचिंग मेथड्स है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, टीचिंग मेथड्स में है, या स्टूडेंट की प्रैक्टिस में है, या घर के एनवायरनमेंट में है, या फिर उसके अटेंशन की कमी है। तो इसी तरीके से जो रिसर्च जो होती है ना, रिसर्च हमें ये जानने में मदद करती है कि क्या कारण है समस्या का, किस वजह से जो है समस्या उत्पन्न हो रही है और किस तरीके से हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की,
या हम कह सकते हैं सेकंड टॉपिक की, तो ये है आपका कि शैक्षिक शोध क्यों जरूरी होता है, यानी आपकी जो एजुकेशनल रिसर्च है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, जो भी रिसर्च होती है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, उसके पीछे के कॉजेज जानने के लिए, कारण जानने के लिए हम करते हैं। वहीं अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको जानने के लिए, ठीक है, जो भी समस्याएं होती है उसको समझने के लिए, उसके पीछे के कारण जानने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और ये जरूरी क्यों होती है? वो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जो भी आज के समय में आपने देखा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कितनी सारी बदलाव आ चुके हैं, ठीक है, जैसे पॉलिसीज हैं, ठीक है, और हर स्कूल जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता, हर स्कूल की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, एक जैसी नहीं होती, क्लास का माहौल एक जैसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं ना वो ढंग से नहीं सीख पा रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट होता है ना पढ़ाई में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम इंटरेस्ट को? तो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो इसलिए जरूरी होती है ताकि जिससे हमें पता चल सके कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कौन से टीचिंग मेथड से हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं पढ़ाई को लेके, जो भी आपका एजुकेशनल सिस्टम है उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए जो आपकी रिसर्च होती है वो जरूरी होती है। तो अब हम बात करते हैं जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च जो होती है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, विशेषताएं कौन कौन सी होती है। देखो, सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है, जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च जो होती है ना, ये एक योजनाबद्ध होती है, यानी प्लानिंग के साथ की जाती है। जैसा मैंने भी आपको बताया, कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वैज्ञानिक रूप से हो, ठीक है, या फिर एक सामान्य समस्या का समाधान निकालने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो जो होती है ना पूरी एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, पूरी प्लानिंग के साथ होती है, योजनाबद्ध होती है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या समस्या है, फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका जो डाटा है, ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका जो रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च की जो प्लानिंग है, योजना जो है वो बनती है, और एंड में फिर आपका कंक्लूजन निकलता है। फिर कंक्लूजन के साथ साथ आपके जितने भी मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं वो इस तरीके से आपके चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है वो जानना चाहता है कि जो बच्चे हैं वो होमवर्क जब दे रही है टीचर उन्हें करने के लिए, तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उससे बढ़ रही है, उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो इसलिए जो टीचर है वो होमवर्क दे रही है बच्चों की परफॉर्मेंस जानने के लिए कि पहले जैसी परफॉर्मेंस है या फिर इंप्रूवमेंट हुई है। तो टीचर का यहाँ पे पर्पस क्या है, कि वो क्या उसका पर्पस है, क्या मकसद है, कि वो जानना चाहती है कि बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो टीचर क्या करेगी, उस हिसाब से उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगी स्टूडेंट्स का, और जो भी उनका डाटा होगा उसे कलेक्ट करके फिर आपका क्या होगा, जो रिसर्च होगी वो की जाएगी, फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च जो होती है ना, पहली जो विशेषता है वो ये कहती है कि जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी आपकी शैक्षिक शोध जो होते हैं, जितने भी होते हैं वो प्लानिंग के साथ होते हैं, योजना के साथ होते हैं। ये नहीं कि हम रैंडमली किसी को भी उठा के बोल सकते हैं कि आप रिसर्च करो, ऐसा नहीं होता। पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, पूरा व्यवस्थित रूप होता है, तभी आपकी जो रिसर्च होती है वो सक्सेसफुल होती है, सफलतापूर्वक आप रिसर्च कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड विशेषता क्या कहती है आपकी रिसर्च की, वो ये कहती है कि ये हमें पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम पे आपकी बेस्ड है रिसर्च जो है, उसके लिए मतलब रिसर्च आप कर क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि समस्या क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप, या फिर उसका जो रिसर्च करने का जो बेनिफिट है, या फिर हम कह सकते हैं जो आप समाधान ढूंढ रहे हैं वो किस समस्या पे आधारित है, ठीक है, तो ये जब तक आपको पता नहीं होगा ना, समस्या की आप पहचान नहीं कर पाओगे, तब तक आप हल नहीं कर पाओगे किसी भी रिसर्च को, मतलब आप अच्छे से नहीं कर पाओगे रिसर्च को किसी को भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको यही नहीं पता कि क्या समस्या है, किस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको समस्या का कारण ही नहीं पता होगा, तो आप फिर कैसे रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक शोधकर्ता को, एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि कौन सी समस्या है, किस कारणों से वो उत्पन्न हुई है, ठीक है, किस तरीके से हम उसका हल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लासरूम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई टीचर है, ठीक है, टीचर को ये जानना है कि जो उसके स्टूडेंट्स है वो पहले से कम मार्क्स क्यों ला रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उनकी स्कूल में अटेंडेंस कम क्यों है, पीछे का कारण क्या है, या जो स्टूडेंट्स है उन्हें रीडिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। तो ये सारी समस्या क्या है, आपकी एक उदाहरण है कि जो एक टीचर है वो इन सारी समस्याओं पे क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, किस पे आधारित है, ठीक है, और किसका सोल्यूशन आप निकालना चाहते हैं, या आप क्या कंक्लूजन चाहते हैं। तो ये जो सेकंड विशेषता जो है आपकी रिसर्च की वो यही कहती है। पहली विशेषता क्या कहती है कि आपकी जो रिसर्च होगी वो प्लानिंग से होगी, एक सिस्टमैटिक रूप से होगी। दूसरी जो विशेषता है वो ये कहती है आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च आप किस पे कर रहे हैं, आपको समस्या पता होनी चाहिए, किस समस्या को हल करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, किस समस्या को हल करने के लिए आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि जो भी आपकी रिसर्च होती है ना वो फैक्ट पे आधारित होती है और आपके डाटा पे बेस्ड होती है। यानी जो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है उसका तीसरी विशेषता, तीसरी क्वालिटी क्या कहती है कि जितनी भी आपकी रिसर्च होंगी वो फैक्ट पे बेस्ड होंगी और आपके डाटा पे बेस्ड होगी। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल रिसर्च की, तो इसके अंदर सिर्फ हम ये नहीं कि केवल अपना ओपिनियन देने से ही आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च के अंदर प्रॉपर एक
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन जो होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपने रिसर्च करी है। ये नहीं कि जैसे अभी मैं बोल दूं कि मैंने रिसर्च करी, ये स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई में कमजोर है, तो क्या आप मानेंगे मेरी बात? नहीं, आपके पास एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब आपकी बात के अंदर कितना दम है, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, केवल हम रिसर्च के अंदर आंख बंद करके भरोसा करके ही कोई रिसर्च नहीं करते हैं अपनी बातों पर। ठीक है, अपनी बातों पर, अपने ओपिनियन पे ही, अपनी सलाह पे ही हम रिसर्च नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना डाटा की, उसके आधार पर ही हम क्या बोलते हैं, रियल फैक्ट्स पे और रियल डाटा के ऊपर ही बेस्ड होती है हमारी रिसर्च। ये नहीं किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो हाँ आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होना चाहिए है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है उसी के आधार पर ही आप क्या कहते हैं, आपकी जो रिसर्च होती है वो आपकी फैक्ट और डाटा पे भी बेस्ड होती है। यानी आपके पास एक रियल फैक्ट्स होने चाहिए, आपकी रिसर्च के अंदर, आपकी शोध के अंदर सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, डाटा होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी, वो जो तीसरा जो पॉइंट आपका ये है कि जो आपकी रिसर्च है वो फैक्ट पर, रियलिटी पर और आपके डाटा पे बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ इसमें आपकी राय, आपकी सलाह या आपका ओपिनियन ही नहीं होता। ओपिनियन के ऊपर ही हम भरोसा करके रिसर्च को नहीं करते, बल्कि हमारे पास एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो आप मानेंगे ये सिर्फ मेरा क्या है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैंने बोला कि हाँ वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। लेकिन अगर मैं इसको एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाऊं तो मैं उस स्टूडेंट की टेस्ट मार्क्स दिखा सकती हूँ। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स दिखा सकती हूँ, क्लियर जो आपका जो क्लास जो ओपिनियन है, या हम कह सकते हैं जो क्लासरूम का जो रिस्पॉन्स है उस स्टूडेंट का, वो दिखा सकती हूँ। ठीक है, डेली वर्क दिखा सकती हूँ, किस तरीके से डेली वर्क कर रहा है क्लासरूम में, कैसा बिहेवियर है। तो इन सब के ऊपर बेस्ड क्या होगा, आपका कंक्लूजन निकलेगा, वो ही आपकी रिसर्च बेस्ड बात कही जाएगी। ये नहीं कि आपने बस बोला कि वो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए पूरा इन्फॉर्मेशन का, तभी जो आपकी रिसर्च होगी वो तभी आपकी जो बात होगी ना वो रिसर्च बेस्ड कही जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। नेक्स्ट विशेषता जो है आपकी, जो रिसर्च होती है आपकी, वो ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्टिव इसके अंदर होता है, रिसर्च के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य आपका होता है। तो इसलिए आपकी जो रिसर्च होती है ना, उसके अंदर आपको पर्सनल फीलिंग्स और बाइसेस को ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ जो आपके रियल फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है उसको ही हमें दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी नेक्स्ट विशेषता, जो भी आपकी शैक्षिक जो शोध जो होते हैं, एजुकेशनल रिसर्च जो होती है, ये हमें एक कंक्लूजन देता है, एक निष्कर्ष देता है, हमें बताता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, उसका क्या कारण था और उसका हम सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये थी आपकी विशेषता है रिसर्च की। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च के उद्देश्य। जैसे मैंने भी आपको बता ही दिया, एजुकेशनल रिसर्च के पीछे के उद्देश्य क्या है कि आपको ये पता करने में मदद मिलती है, एक टीचर को ये पता करने में मदद मिलती है कि समस्या कहाँ पर आ रही है, स्टूडेंट्स क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरा कि समस्या का कारण जानना कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है, किस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बाद है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है टीचर्स को कि हम किस तरीके से अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम किस तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर अपनी जो शिक्षण जो पद्धति है, या हम कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा समझे, ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो ये भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट उद्देश्य जो है इसका, नई जानकारी प्राप्त करना। यानी एजुकेशन के सेक्टर में जो भी आपकी रिसर्च जो होती है वो हमें क्या करती है, नई जानकारियां प्राप्त करने में टीचर्स को मदद करती है। अब हम बात करते हैं आपकी जो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, यानी इसके जो टाइप्स की बात करें एजुकेशनल रिसर्च की, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है आपका बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च सिर्फ एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि एजुकेशन को गहराई से समझना होता है, इस चीजों को समझना होता है, जानना होता है। ठीक है, तो पहला जो आपका टाइप है एजुकेशनल रिसर्च का, वो है बेसिक रिसर्च, जिसमें आप सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही रिसर्च करते हैं। उसके बाद है दूसरा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ना आपका, वो रियल लाइफ एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल में अटेंडेंस कम है, तो उस अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे उपाय ढूंढ सकते हैं, तो वो आपका किस में आता है, अप्लाई रिसर्च में आता है। उसके बाद है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो होती है जिसके अंदर जो टीचर होता है वो अपनी क्लास की समस्या को सुधारने के लिए छोटे छोटे स्तर पर क्या करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, तो वो जल्दी और छोटे लेवल पर क्या करना स्टार्ट करता है, टीचर रिसर्च करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल टीचर देखता है कि कोई स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते, तो वो क्या करेगा, एक्शन रिसर्च करेगा, उसके पीछे के रीजन जानेगा, उसके सोल्यूशन जानेगा कि क्यों जो है बच्चे होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं। उसके बाद है आपका शैक्षिक
शोध की जरूरत क्यों है, जैसे मैंने भी आपको बता ही दिया है कि आज के समय में जो भी आपकी एजुकेशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, ध्यान की जो कमी है, टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा यूज़ है, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है, एग्जाम प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, स्लो लर्नर्स जो है उनकी समस्या बढ़ रही है, ठीक है, क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें के लिए हमारी जो एजुकेशनल रिसर्च जो है इसकी हमें जरूरत पड़ती है, इसकी नीड हमें होती है। तो ऑल ओवर अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो इस चैप्टर का कंक्लूजन आपका क्या कहता है कि शैक्षिक शोध बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होती है। इससे हमें समय समय पे पता चलता है कि जो आपका शिक्षा का जो स्तर है उसके अंदर किस प्रकार से सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या कहाँ पे हमें और काम करने की जरूरत है। और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है। समस्या को हम जानते हैं, उनके पीछे के कारण जानते हैं, समाधान ढूंढते हैं, तो यही पूरा आपका जो प्रक्रिया जो होती है, पूरी प्रोसेस जो होता है आपका, वो शैक्षिक शोध कहलाता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 जो है समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर की तो बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हम ये जानेंगे कि जो आपकी रिसर्च होती है ना, वो किस तरीके से एक सिस्टमैटिक रूप से और एक साइंटिफिक जो आपका प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है इसके अंदर। तो जो भी आपकी रिसर्च होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया क्यों की जाती है, कि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए कि वो प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न हुई, क्या रीजन है, या हम कह सकते हैं कोई भी आप किसी भी विषय पे आप रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी घटना को समझने के लिए, आप गहराई से समझने के लिए, उसको जानने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना जरूरी है कि जो आपका जो एक अच्छी जो रिसर्च जो है, गुड रिसर्च आपकी वही होती है जिसमें सिर्फ आप अपनी नॉलेज को एड ऑन नहीं करते, बल्कि उसके अंदर आपके जो सामान्य कौशल जो होते हैं ना रिसर्च के, उनको भी ऐड करते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, सामान्य अनुसंधान कौशल कहलाता है। यानी कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं रिसर्च को करते टाइम जिसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, इसको जानते हैं। तो उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है सामान्य अनुसंधान कौशल का अर्थ, यानी कॉमन रिसर्च स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हम कॉमन रिसर्च स्किल की बात करें तो ये जो होती है ना आपकी क्षमताएं, ये आपकी एबिलिटी, ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिसमें आपको पता होता है, जो आपकी मदद करती है जो भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत ज्यादा होना जरूरी है। कॉमन रिसर्च स्किल्स एक रिसर्चर के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉमन रिसर्च कौशल्स आते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है ऑब्जर्वेशन। एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होती है, किस तरीके से किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को ध्यान में रख के समझा जाता है, उस पर शोध किया जाता है, यानी रिसर्च की जाती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है अवलोकन विधि की, या हम कह सकते हैं अवलोकन कौशल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसका महत्व ये होता है कि ये हमें हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम को समझने में, रियल जो सिचुएशन है, ठीक है, उससे भी जानने में हमारी मदद करती है। जो भी आपका जो कंक्लूजन निकलता है एंड में, गलत कंक्लूजन से हमें बचाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड कॉमन रिसर्च स्किल का टाइप, सेकंड है आपका क्वेश्चनिंग स्किल। एक अच्छे शोधकर्ता को, एक गुड रिसर्चर को क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछना आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्रश्न पूछने की जो क्षमता होती है उससे हम क्या करते हैं, किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को गहराई से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आपके क्या, क्यों, कैसे और व्हेन, यानी आपका कब, ये सारे टाइप आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी समस्या पहचान की क्षमता, यानी आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। जो रिसर्चर है उसको पता होना चाहिए कि समस्या को कैसे पहचानना है, ठीक है, किस तरीके से पहचान के वास्तविक समस्या क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसको पहचानने की उसके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ये क्यों जरूरी होता है, इससे हमें पता चलता है जो भी आपकी शोध है उसमें हमें एक क्लैरिटी मिलती है, समय और ऊर्जा की बचत होती है। जो भी आपका अध्ययन है उसको क्या बनाता है, ये उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट है आपका कॉमन रिसर्च स्किल का फोर्थ वाला टाइप, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी जो जानकारी खोजने की जो क्षमता है, यानी इन्फॉर्मेशन सर्चिंग स्किल्स जो है एक रिसर्चर के पास होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो जानकारी कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकता है किसी समस्या के बारे में। जैसा आपका हो गया सोर्स हो गया, बुक्स हो गया, और रिसर्च पेपर्स हो गए, यानी शोध पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, ठीक है, और सरकारी रिपोर्ट्स हो गई हैं, इंटरनेट हो गया है, और आपका इंटरव्यू हो गया है। तो ये सारी चीजें एक शोधकर्ता को पता होना चाहिए कि उसे जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलेंगे उस घटना के बारे में, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉमन रिसर्च स्किल का जो नेक्स्ट टाइप जो है आपका, वो है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, यानी पढ़ने और समझने की क्षमता एक रिसर्चर के पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ उसको पढ़ना आता है, उसको लिखना आता है तो चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होता। रिसर्च के अंदर आपको जो भी आपके पॉइंट्स दिए होते हैं उसे आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है। रिसर्च के अंदर जो भी आपके कठिन शब्द होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए एक शोधकर्ता को। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी विशेषता, या हम कह सकते हैं कॉमन रिसर्च स्किल का नेक्स्ट टाइप है आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की बात करें, यानी आलोचनात्मक चिंतन की बात करें, तो इसमें एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है हम उसको एक इफेक्टिवली बना सकते हैं, यानी उसके अंदर अपने तर्क को, अपने प्रमाण को हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है।
और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमें मदद करती है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन आपका ना हो, ठीक है, एक क्लैरिटी से भरा हुआ डाटा आप इसमें रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, और रिसर्च की क्वालिटी को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है विश्लेषण कौशल। इसके अंदर एक रिसर्चर को पता होना चाहिए, जो भी वो विश्लेषण कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करे, एक छोटे छोटे भागों में वो डिवाइड कर सके, उसे समझे, यानी जो भी उसके पास जानकारी है उसको एनालाइज करना उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए एक गुड रिसर्चर को। एनालाइज करने की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इससे एक रिसर्चर को पता चलता है कि समस्या कहाँ पर है, क्या समस्या है, डाटा का सही अर्थ वो कैसे निकाल सकता है, और निर्णय लेना जो होता है, उसका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद है आपका तुलना करने की क्षमता, यानी आपकी जो कंपैरेटिव स्किल्स है। कंपैरेटिव स्किल्स ये होती है जब रिसर्चर के पास दो ऐसी सिचुएशन होती हैं, दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उसके जो विचार है, ठीक है, जो परिणाम है, वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं, ठीक है, मैच हो रहे हैं, यानी कंपैरिजन उसको करना आना चाहिए एक रिसर्चर को। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एक रिसर्चर है, उसने रिसर्च करी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो भी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की, अगर वो उसका कंपैरेटिव कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या कंक्लूजन निकल सकता है, कौन कौन सी आपकी पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, तो वो रिसर्चर जो होगा वो ये जानने में उसको मदद मिलेगी, किससे, तुलना करने की क्षमता से, यानी कंपैरेटिव स्किल्स से। उसके बाद है आपका डेटा संग्रहण कौशल, यानी आपका जो भी डाटा है उसे कलेक्शन की जो स्किल्स है वो किस तरीके से है, यानी एक इस रिसर्चर को पता होना चाहिए कि जो भी उसने डाटा एकत्रित किया है, यानी इकट्ठा किया है अपने पास, उसको किस तरीके से उसे सही रूप से, सही ढंग से रखना है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रश्नावली होती है, साक्षरता होती है, ठीक है, अवलोकन होता है, सर्वेक्षण होता है, और प्रयोग होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कॉमन रिसर्च स्किल का नेक्स्ट टाइप जो है वो है डाटा रिकॉर्डिंग और नोट्स बनाना। एक रिसर्चर को पता होना चाहिए जो भी उसको नई जानकारी जो मिल रही है, जो इंपॉर्टेंट उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहे हैं या जो पॉइंट लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें वो किस तरीके से रिकॉर्ड करके, नोट्स टेकिंग करके वो लिख सकता है, अपने पास रख सकता है। इससे क्या होता है ना, रिसर्चर को इंटरव्यू के दौरान ना तुरंत जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो उसे मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी उसका डाटा होता है ना वो खोता नहीं है, बार बार उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है रिसर्चर को। तो इसलिए एक रिसर्चर के पास, एक गुड रिसर्चर के पास डाटा रिकॉर्डिंग और नोट्स बनाना उसके पास होना जरूरी है, उसे आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉमन रिसर्च स्किल का नेक्स्ट टाइप है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यानी संगठनात्मक कौशल। एक रिसर्चर को पता होना चाहिए, ठीक है, एक रिसर्चर को एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे आपका रीडिंग हो गया, फील्डिंग वर्क हो गया, राइटिंग हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया, तो इसको वो किस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से कर सकता है, तो ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका संगठनात्मक कौशल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो है आपका, वो है राइटिंग स्किल। एक रिसर्चर के पास राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि इससे जो भी वो डाटा कलेक्ट करता है वो साफ रूप से, सरल रूप से, व्यवस्थित रूप से उसको अपने पास रखता है, यानी जब वो कंक्लूजन निकालेगा तो कंक्लूजन उसका एकदम क्लैरिटी भरा होगा, ठीक है, एकदम उसमें एक स्पष्टता होगी, ठीक है। तो एक रिसर्चर के पास ना राइटिंग कौशल जो है आपके, यानी राइटिंग स्किल्स जो है, लेखन कौशल जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपका जो रिसर्चर है, गुड रिसर्चर के पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी जरूरी है, यानी संचार कौशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आपका मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के संचार हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप आपका कॉमन स्किल्स रिसर्च का। जो नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका टेक्निकल स्किल्स, यानी एक रिसर्चर को समय के अनुसार अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में जो आपकी रिसर्च हो रही है ना, वो आज के समय में पेन और नोटबुक लेके नहीं हो रही है, बल्कि आपकी टेक्निकल रूप से हो रही है, यानी कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन टूल्स, तो इन सब का यूज करके ही आजकल के समय में आज के समय में जो आपकी रिसर्च है वो हो रही है। तो इसलिए बेसिक टेक्निकल नॉलेज एक रिसर्चर के पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उसको पता रहता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ से कैसी चीजें मैनेज उसको करनी है। एक गुड रिसर्चर के पास साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम समय के अंदर रिसर्च को पूरा करना एक रिसर्चर के पास एक टास्क के जैसा काम होता है, ठीक है, यानी एक गुड रिसर्चर को, एक अच्छे शोधकर्ता को समय प्रबंधन कौशल आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काम को सही समय पर पूरा करना जो है वो एक गुड रिसर्चर की क्वालिटी कहलाता है। उसके बाद है आपका धैर्य और एकाग्रता, यानी पेशेंस और कंसंट्रेशन भी होना एक रिसर्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो रिसर्च जो होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको बार बार डाटा को कलेक्ट करना होता है, कलेक्शन करनी होती है, ठीक है,
डाटा को कलेक्ट करना होता है, करेक्शन करनी होती है, रिवीजन करनी होती है। तो इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। गुड रिसर्चर के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है आपका ईमानदारी और नैतिकता, यानी कॉमन रिसर्च स्किल का नेक्स्ट टाइप आपका क्या कहता है कि एक गुड रिसर्चर के अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए, यानी ऑनेस्टी और एथिक्स होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग उसने डाटा को बदल दिया, झूठ लिख दिया या फिर कॉपी कर दिया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका, तो ये सारी थी आपकी एक गुड रिसर्चर की क्वालिटीज, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताई। वो कॉमन रिसर्च स्किल के अंदर जो एक गुड रिसर्चर है उसकी सारी क्वालिटीज थी, यानी एक रिसर्चर को क्या क्या पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका अनुसंधान में इन कौशलों की क्या प्रासंगिकता है, यानी रिसर्च के अंदर जो भी अभी तक मैंने आपको स्किल्स बताई हैं उनकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रासंगिकता है। तो अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो ये अनुसंधान के अंदर ये जो भी कौशल है आपके, जो भी स्किल्स मैंने भी आपको बताई है, गुड रिसर्चर के अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जो भी आपकी रिसर्च है ना उसको ये एक सही डायरेक्शन देती है, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है, उसको निष्कर्ष और जो विश्वसनीय है यानी कंक्लूजन और एक रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन, सच्चाई से अवगत कराती है, ठीक है। उसके बाद समस्या समाधान ढूंढने में भी ये आपकी मदद करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ये विकसित करती है, यानी साइंटिफिक जो आपका प्रोस्पेक्टिव है उसको भी ये डेवलप करने में मदद करती है। साथ ही साथ समय और संसाधन की भी बचत करती है, यानी आपका टाइम और आपके रिसोर्स को भी क्या करती है, ये बचाती है। और साथ में आपका अच्छे निर्णय लेने में भी आपकी सहायता करती है, यानी गुड डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करती है। और साथ ही साथ शिक्षा और समाज दोनों के लिए ही, दोनों के डेवलपमेंट के लिए ही ये क्या करती है, अपना योगदान देती है। तो ये थी आपकी अनुसंधान के अंदर जो आपकी प्रासंगिकता है कौशलों की, वो ये थी। अब हम बात करते हैं एक अच्छे शोधकर्ता की विशेषता क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, यानी आपका पेशेंस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, संवाद कौशल होने चाहिए, लेखन कौशल होने चाहिए, ठीक है, समय प्रबंधन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, यानी तकनीकी ज्ञान उसको होना चाहिए। तो एक अच्छा शोधकर्ता वही कहलाता है जिसके पास ये सारे के सारे गुण होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो आपका सामान्य अनुसंधान कौशल है ये क्यों जरूरी है, यानी कॉमन रिसर्च स्किल्स जो अभी तक हमने पढ़ी वो क्यों जरूरी होती है। वो इसलिए जरूरी होती है, इससे हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना उसे सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। एक रिसर्चर को जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी बढ़ती है, एकेडमिक वर्क को ये मजबूत बनाता है, ठीक है, बेटर रिपोर्ट राइटिंग में भी हमारी मदद करता है, और फ्यूचर में जितनी भी आपकी टीचिंग है और हायर स्टडीज है उसमें भी ये यूजफुल होता है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा में प्रासंगिकता, यानी शिक्षा के अंदर इसके क्या महत्व है। तो अगर हम इसके शिक्षा के अंदर महत्व की बात करें, यानी कॉमन रिसर्च स्किल की जो इंपॉर्टेंस है वो शिक्षा के अंदर क्या है, क्या प्रासंगिकता है, तो ये जो है ना कॉमन रिसर्च स्किल्स, ये आपको नए टीचिंग के मेथड समझने में मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जानने में मदद करते हैं, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को समझने में मदद करते हैं, ठीक है, असेसमेंट टेक्निक जो होती हैं उसको डेवलप करने में मदद करते हैं, और एजुकेशनल जो पॉलिसीज होती हैं उसको बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है वो एक्शन रिसर्च करके अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकता है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर हम इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें, यानी निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि जो भी अभी तक हमने कॉमन रिसर्च स्किल्स पढ़ी हैं, यानी सामान्य अनुसंधान कौशल जो पढ़े हैं, ये क्या है, एक रिसर्चर की एक नींव होती है, ठीक है, एक फाउंडेशन होती है एक रिसर्च की, ठीक है। एक रिसर्च की क्या होती है, एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है, जिसके अंदर आपका अवलोकन शामिल होता है, यानी ऑब्जर्वेशन शामिल होता है, प्रश्नावली शामिल होती है जिसमें आप प्रश्न करते हैं, डाटा कलेक्शन होता है, एनालाइजिंग होता है, ठीक है, राइटिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ये सारे की सारी स्किल्स मिलके एक रिसर्च को सक्सेसफुल बनाते हैं, सफल बनाते हैं एक शोध को, और इससे क्या मदद मिलती है शोधकर्ता को, रिसर्चर को एक सही निष्कर्ष तक पहुंचने में उसको मदद मिलती है, और शिक्षा और समाज दोनों में ये आपका योगदान करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है ना आपका, वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी रिसर्च पे ही है, लेकिन रिसर्च के अंदर आपकी नैतिकता और सत्यनिष्ठता की क्या भूमिका है ये दिखाता है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी रिसर्च होती है ना, एक रिसर्चर को इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है कि जो भी आपकी रिसर्च के अंदर जो भी सत्यनिष्ठता है, यानी जो सच्चाई है वो ही दिखानी होती है, ठीक है, बल्कि उसके अंदर झूठ को ऐड नहीं करना होता, ठीक है, कोई भी बनाई हुई चीजें को ऐड नहीं करना होता, सिर्फ जो आपकी रियलिटी है, जो फैक्ट बेस्ड जो आपका डाटा है उसी को इसके अंदर दर्शाना होता है। वहीं अगर हम सरल शब्दों में नैतिकता की बात करें तो जैसे मैंने भी आपको बताया, सही और गलत को समझकर सही आचरण करना, यानी एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है रिसर्च के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेव करना ही आपका नैतिकता कहलाता है। वहीं अगर सत्यनिष्ठता की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी सच्चाई है, ईमानदारी है, निष्पक्षता के साथ काम करना, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि एक रिसर्चर को एक सच्चाई के साथ फैक्ट डाटा बेस्ड जो आपकी रिसर्च है, ठीक है, सच्चाई के साथ उसे पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर अपने आप से ही अपना ओपिनियन रख रहे हैं बिना इंफॉर्मेशन कलेक्शन के, या फिर हम कह सकते हैं उसके अंदर आप पर्सनल बाइसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक रिसर्चर को पता होना चाहिए जो भी वो रिसर्च कर रहा है वो एकदम रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है, सच्चाई पे आधारित हो। तो अगर हम नैतिकता के अर्थ की बात करें तो इसके अंदर ऐसे मूल्यों को शामिल करना, ऐसी वैल्यूज को शामिल करना आपकी रिसर्च के अंदर जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो शोध के अंदर आपकी नैतिकता के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, यानी आपकी रिसर्च के अंदर आपकी जो नैतिकता है उसके कौन कौन से मुख्य आधार है। तो इसके अंदर आपका सत्य बोलना होता है रिसर्चर को, ठीक है। जो भी रिसर्चर है, जो भी रिसर्च कर रहा है, वो उसके अंदर उसे सत्य को बोलना होता है, दिखाना होता है, बताना होता है। दूसरों का सम्मान भी रखना होता है, यानी दूसरों की रिस्पेक्ट भी इसमें शामिल होती है। किसी को हानि ना पहुंचे, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, ठीक है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत रूप से हो, किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, गोपनीयता बनी रहे। यानी जो आपकी हम कह सकते हैं जो एक तरीके से जो गोपनीयता होती है, यानी कि जो उसके अंदर की जो हम कह सकते हैं गोपनीयता में इसकी एक सेकंड मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मतलब उसके अंदर की जो सच्चाई है वो अंदर तक ही बनी रहे, ठीक है, सबके बीच में ना आए, ठीक है। अनुमति लेकर कार्य करना, ठीक है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपको अपनी क्या करनी है, एक परमिशन लेनी है, अनुमति लेनी है, उसके बाद ही कार्य करना। उसके बाद चोरी या नकल ना करना। तो इसके अंदर आपका नैतिकता का मुख्य आधार क्या है कि सच बोलना, रिसर्चर को दूसरों की रिस्पेक्ट करना, किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, अनुमति लेके काम करना और चोरी या नकल ना करना। क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर होते हैं वो दूसरों की जो रिसर्च की होती है वहां से कुछ ऐसे टॉपिक्स को चुरा लेते हैं या कुछ ऐसे मेथड्स को चुरा लेते हैं, फिर वो अपने अंदर एड ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रिसर्च के अंदर आपकी नैतिकता का पालन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है आपका सत्यनिष्ठता का अर्थ। जैसा मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि एक रिसर्चर को पता होना चाहिए क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसके हिसाब से उसे ईमानदारी बनाए रखनी होती है, सच्चाई बनाए रखनी होती है, ठीक है। तो जो शोधकर्ता जो होता है वो सत्यनिष्ठता का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डाटा के अंदर वो हेर फेर ना करे, झूठे परिणाम ना दिखाए, किसी दूसरे को अपने कार्य के बारे में ना बताए और सभी स्रोतों को क्या करे वो सही तरीके से दर्शाए। तो इसी तरीके से आपके शोध के अंदर सच्चाई या हम कह सकते हैं सत्यनिष्ठता बनी रहती है। वहीं अगर हम बात करें शोध में नैतिकता और सत्यनिष्ठता क्यों जरूरी होती है, यानी नैतिकता और सत्यनिष्ठता रियलिटी क्यों जरूरी होती है रिसर्च के अंदर, वो इसलिए होती है ताकि आप सच्चाई को बनाए रखें, सत्य को बनाए रखें, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, गलत डाटा ना दे। दूसरा, विश्वास बनाए रखें, ठीक है। साथ ही साथ आपका मानव अधिकारों की रक्षा इसके अंदर हो और समाज पर गलत प्रभाव ना पड़े इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारे जो पॉइंट है, ये इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आपकी रिसर्च के अंदर जो सत्यनिष्ठता है, जो नैतिकता है वो बनी रहे। अब हम बात करते हैं एक रिसर्च के अंदर जो आपके नैतिकता के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। जैसा भी मैंने आपको बताई दिया है, ईमानदारी जरूरी होती है क्योंकि जो भी आप डाटा एनालाइज कर रहे हैं, जो भी फाइंडिंग कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स में आपको पूरी ईमानदारी के साथ लिखना होता है, ठीक है। निष्पक्षता यानी आपकी ऑब्जेक्टिविटी बनी होनी चाहिए, यानी जो भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, बाइसेस नहीं होना चाहिए, पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। गोपनीयता की अगर हम बात करें तो ये एकदम कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, हाँ जी, ठीक है, कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए। जो भी आपकी पर्सनल जानकारी है उसको आपको सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी उसमें बनी होनी चाहिए। साथ ही साथ सहमति यानी इन्फॉर्मेटिव जो आपका कंसेंट होता है वो भी इसमें बना होना चाहिए। सम्मान, जैसा भी हमने पढ़ा कि सभी के लिए जो भी आपका पार्टिसिपेशन है उसके लिए सम्मान बना होना चाहिए। डू नो हार्म यानी कि आपका अहिंसा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो ये है आपका बौद्धिक ईमानदारी यानी इंटेलिजेंसी जो आपकी होती है, ऑनेस्टी जो होती है, यानी अपने विचारों को खुद लिखना, किसी के भी दूसरे लेख में से, किसी के भी डाटा में से उनको चोरी ना करना, खुद से ही अपनी ईमानदारी से, बौद्धिक ईमानदारी से अपने विचारों को साझा करना, ठीक है। उत्तरदायित्वता यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके शोधकर्ता होते हैं ना, उनको जो भी वो काम कर रहे होते हैं, जो भी कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होती है। तो ये आपका उत्तरदायित्वता में आता है। शोध में अनैतिकता व्यवहार यानी अनएथिकल प्रैक्टिस से रिसर्चर को बचना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका डेटा बनाना, ठीक है, यानी जो भी रिसर्चर है अगर वो झूठा डाटा बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, झूठे सर्वे के दौरान वो क्या कर रहा है, रिजल्ट लिख रहा है, तो ये क्या है, आपका अनएथिकल बिहेवियर है, ठीक है। डाटा बदल देना, ठीक है, कई ऐसे रिसर्चर होते हैं जो डाटा को बदलकर या छाट कर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। नकल करना, जैसा भी मैंने आपको बताया कि दूसरे के वर्क को अपना के नकल करके वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही काम को बार बार क्या करना, प्रस्तुत करना, डुप्लीकेट सबमिशन जो है आपका, इससे भी बचना चाहिए एक रिसर्चर को। गलत जानकारी यानी इम्प्रॉपर जो आपका रेफरेंसेस है उससे बचना चाहिए एक रिसर्चर को। प्रतिभागियों पर प्रभाव डालना,
यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती रिसर्च में शामिल ना करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझे तो स्टूडेंट से कहना कि यदि वो सर्वे नहीं भरेगा तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये क्या है, जबरदस्ती है। ठीक है, इस तरीके से जबरदस्ती ना होना, यानी जो भी आपके पास पार्टिसिपेशन है, ठीक है, रिसर्च के अंदर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना डालना रिसर्चर को। अब हम बात करते हैं सत्यनिष्ठता की क्या भूमिका होती है, यानी सच्चाई की क्या भूमिका होती है आपकी रिसर्च के अंदर। तो सच्चाई से क्या होता है, सत्यनिष्ठता से क्या होता है कि आपकी जो रिपोर्ट तैयार होती है ना रिसर्च की, वो उसमें विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, ईमानदार जो आपकी रिसर्च होती है उस पर लोग भरोसा करते हैं। इससे आपका जो ज्ञान की जो गुणवत्ता है, नॉलेज की जो क्वालिटी है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, शोध की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यानी जो भी आपके रिसर्चर है उनकी जो जहां से भी वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन से, जिस भी आपकी संस्था से वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन की या उस संस्था की एक इमेज जो होती है ना, वो अच्छी बनती है। गलत निष्कर्ष से ये हमें बचाती है। ठीक है, और भविष्य में जो भी आपकी रिसर्च होती है उसका ये एक बेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं शोधकर्ता की नैतिक जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सच बोलना चाहिए, गोपनीयता रखनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और श्रेय देना चाहिए। ठीक है, और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार की हानि से बचना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या होती है, एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं जो भी आप रिसर्च करते हैं उसके अंदर जो आपका एथिकल बिहेवियर जो है, नैतिकता जो है, उसके क्या लाभ होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो रिसर्च होती है उसमें विश्वसनीयता बढ़ती है, जैसे मैंने भी आपको बताई दिया, समाज का भला होता है। ठीक है, प्रतिभागियों की सुरक्षा होती है, शोध की क्वालिटी बढ़ती है और शोधकर्ता की साख भी बढ़ती है, यानी ईमानदार रिसर्चर को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। अब हम बात करते हैं शोध में जो आपके नैतिकता के जो उदाहरण है वो क्या है। तो यहाँ पे आपके उदाहरण दिए हुए कि एक रिसर्चर ने बच्चों को लर्निंग हैबिट्स पर स्टडी की। ठीक है, उसने जाना कि पेरेंट्स से अनुमति ली और बच्चों का नाम जो था उसे सीक्रेटली रखा, गोपनीय रखा। ठीक है, और ये क्या हुई, आपकी एथिकल रिसर्च हुई। ठीक है, तो एथिकल रिसर्च के आपके अलग अलग उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जब भी एथिकल रिसर्च जो आपकी होती है, चैलेंजेस उसके सामने कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती है शोध में नैतिकता के सामने। तो अगर हम बात करें तो इसमें दबाव में काम करने की एक चुनौती, एक समस्या हमें देखने को मिलती है। जानकारी की कमी होना, लापरवाही होना और कंपटीशन यानी आपकी प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने के कारण भी आपको शोध में, रिसर्च में कमी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर शोध को, मतलब जो आपकी शोध है उसके अंदर आपके जो एथिकल्स जो है, यानी आपकी जो नैतिकता जो है, उसको कैसे बनाए रख सकते हैं। हम एक सही प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, सही योजना बना सकते हैं, डाटा को ऑनेस्टली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, शोध के अंदर नैतिकता को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता का महत्व क्या होता है। अगर हम एथिकल्स की बात करें एजुकेशनल के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के जगत में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं, करिकुलम होता है, असेसमेंट होता है, स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है, इस सबसे क्या होता है, सुधार होता है। तो वहीं अगर हम इस पूरे चैप्टर का, पूरी यूनिट का एक कंक्लूजन देखें, संक्षिप्त निष्कर्ष देखें, तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी आपकी रिसर्च है उसके अंदर एथिकल्स और आपकी जो सत्यनिष्ठता जो है, इसको बनाए रखना जो है एक रिसर्च की फाउंडेशन होती है, एक महत्वपूर्ण आधार होता है। और नैतिकता जो है हमें क्या करती है, एक एथिकल जो रिसर्च जो होती है, एथिकल्स जो होते हैं, एथिक्स जो होते हैं रिसर्च के अंदर, वो हमें एक सही डायरेक्शन देते हैं। और सत्यनिष्ठता क्या करती है, विश्वसनीय उसे बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। तो इसलिए जो भी आपकी रिसर्च होती है वो सिर्फ आपको नॉलेज देने वाली एक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपको सच्चाई, ईमानदारी और मानव सम्मान की प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती हैं, सभी क्लासेस के, सभी लेक्चर के आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।